एक आर्टिकल आज हमने डिस्कस करा था यूएनएससी के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट लगा था मुझे। एक आर्टिकल और आया था द हिंदूज़ में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी हेडिंग है इज़ इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर एब्सोल्यूट। तो ये जो आर्टिकल है भाई, ये पॉलिटी के रिस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाएगा ये आर्टिकल 361 के बारे में। इसमें बेसिकली यही आर्टिकल के बारे में चर्चा करी गई है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं हम। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका एक सेपरेट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली कवर अप कर देंगे इस छोटी सी वीडियो में। आइए बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पे कि आखिर ये है क्या, जानते हैं इसके बारे में, ये आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल में लिखा क्या है भाई, बोला गया है कि डज आर्टिकल 361 ग्रांट एब्सोल्यूशन टू द गवर्नर इवन अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस। तो ये सब तो छोड़ो, ये लिखा हुआ है इसमें, मतलब मैंने बता दिया कि क्या लिखा हुआ है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं भाई। कई जने ऐसे होंगे जिनको क्लियर समझ नहीं आता। आइए इसके बारे में देखते हैं। अब तो देखो, बात करी जाए तो हमारे पास एक गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो सेंटर की बात करी जाए तो सेंटर में एक प्रेसिडेंट हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, दो इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गई। और स्टेट में बात करी जाए तो भाई एक चीफ मिनिस्टर हो गया हमारा और एक गवर्नर हो गया, ये इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गई। सेंटर गवर्नमेंट में हम प्रेसिडेंट को लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट में हम गवर्नर को लेंगे। ये जो आर्टिकल 361 है ये इन्हीं से डील करता है। तो जो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, इन दोनों के पास में बहुत सारी पावर्स आती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो उन्हीं में से एक पावर जो है कि मान लो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क के दौरान इन दोनों ने किसी का क्राइम कर दिया है। किसने क्राइम कर दिया है? प्रेसिडेंट और गवर्नर ने। तो उस टाइम पे क्राइम करने के बाद भी इन दोनों पे एक्शन नहीं लिया जा सकता। किन दोनों पे? प्रेसिडेंट और गवर्नर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको इम्यूनिटी प्राप्त है भाई। और वो इम्यूनिटी इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो इम्यूनिटी इन्हें आर्टिकल 361 से मिल रही है, जिसके बारे में ये पूरा आर्टिकल आज प्रिंट है। तो यही आर्टिकल पे क्वेश्चन उठाया गया है आर्टिकल 361 पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप क्या कर रहे हैं? ये आर्टिकल 361 को आप चेक करिए कि ऐसा जो क्या हो सकता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं किसी का मर्डर कर दें और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। तो आइए अब बात करते हैं। बेसिक बैकग्राउंड तो आप समझ गए होंगे कि क्या है भाई आर्टिकल 361 क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर से कैसे रिलेट करता है। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो रिसेंट न्यूज़ में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने एग्री कर लिया है कि वो एग्ज़ामिन करेगी कि जो ये पावर है आर्टिकल 361 के तहत कि जो प्रेसिडेंट और हमारे रिस्पेक्टेड गवर्नर हैं, इन दोनों पे अगर ये किसी का मर्डर वगैरह भी कर दें, इन पे एक्शन नहीं लिया जाता, वो इस आर्टिकल को एग्ज़ामिन करेगी। कौन करेगी एग्ज़ामिन? सुप्रीम कोर्ट। उसने ये बोल दिया है। अब देखो, एक सवाल ये भी बनता है कि ये मैटर रिसेंट में ही चर्चाओं में क्यों आया है, क्योंकि ये तो बहुत पहले से इम्यूनिटी इन्हें मिली हुई है। अगर आप देख ही रहे होंगे, एस्पिरेंट हैं, पढ़ रहे होंगे, तो ये मैटर इस वजह से रिसेंट न्यूज़ में आया हुआ है। एक पिटीशन आया है फीमेल राजभवन में, एक एम्प्लॉय के उसने रखा हुआ है। उसने वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर कंप्लेन करी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। तब ये भाई ये जो आर्टिकल है 361 ये न्यूज़ में आया हुआ है। समझ गए होंगे आप कि क्यों ये न्यूज़ में आया है रिसेंट में। और वो जो पिटीशन था उसकी सुनवाई करी है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो है DY चंद्रचूड़ जी। तो अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ गवर्नर को दी गई है आर्टिकल 361 के अंडर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ गवर्नर्स इम्यूनिटी। तो ये आया कहाँ से है? ये आया है एक लैटिन वर्ड से, जो कि है रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पेकेर, जिसका मतलब है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। टाइम पे हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही तो बना रही थी, ये डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 361 के बारे में। उन्होंने ही तो दी है भाई। जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने ही तो आर्टिकल 361 एंटर करा और उन्होंने ही तो ये इम्यूनिटी दी है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। लेकिन उस टाइम पे भी एक मेंबर थे जिनका नाम था HV कामनाथ। उन्होंने उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन अराइज करा था
कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं भाई, इनको हम ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें कि हम लोग कुछ ज़्यादा इम्यूनिटी दे रहे हैं, ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शंस से। भले ही एचवी कामनाथ जी ने क्वेश्चन उठाए, पर फिर भी ये जो आर्टिकल है 361 इसको अडॉप्ट कर लिया गया बिना किसी डिबेट के। अब बात करते हैं कि जो ये इम्यूनिटीज़ मिली हैं भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 में, ये है क्या क्या। इसमें पहली चीज़ आ जाती है 361 आर्टिकल 361 क्लॉज 1 के अंदर, जिसमें लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं स्टेट के, वो कोई भी कोर्ट में अपना आंसरेबल नहीं है। सिंपली लिखा गया है कि दे आर नॉन आंसरेबल टू द कोर्ट्स। पहली इम्यूनिटी हो गई कि नॉन आंसरेबल है कोर्ट के लिए आर्टिकल 361 क्लॉज 1 के अंदर में। दूसरी इम्यूनिटी हो गई आर्टिकल 361 क्लॉज 2 के तहत प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जिसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जो होगी वो नहीं होगी प्रेसिडेंट और गवर्नर के ख़िलाफ़ अगर वो इस पोस्ट पे करंट में बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ़ किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। एक इम्यूनिटी और है आर्टिकल 361 क्लॉज 3 के अंदर, इसमें लिखा गया है नो अरेस्ट और इम्प्रेसमेंट प्रोसेस कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, कि भले ही भाई वो कोई भी गलत काम करें उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता, ना ही उन्हें जेल में भेजा जा सकता है अनटिल और अनलेस जब तक वो इस डेजिग्नेटेड पोस्ट में है। कौन सी पोस्ट, प्रेसिडेंट या गवर्नर की। एंड एट लास्ट आर्टिकल 361 क्लॉज 4 के अंदर बोला गया है कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा सिविल प्रोसीडिंग से भी। देखो 361 आर्टिकल जो है भाई ये पूरा गवर्नर और प्रेसिडेंट्स के ही उसमें है। अब आपने सारे क्लॉज भी पढ़ लिए, आर्टिकल भी पढ़ लिया, अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये आर्टिकल पब्लिश सही हुआ है कि गलत हुआ है। देखो डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा है और हमारे सामने केस भी आ गया वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो अब आप एक बार अपना नज़रिया भी बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या ये आर्टिकल को रहना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन करके इसे हटाया जाना चाहिए या कुछ और करा जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करना। तो ये सारी प्रोटेक्शंस वगैरह पढ़ ली आपने, क्या क्या प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस भी आए हैं, तो आइए वो रिकमेंडेशंस के बारे में पता करते हैं। तो इसमें पहला है हमारा सरकारिया कमीशन जो कि 1988 में हुआ था। इस कमीशन में क्या बोला गया भाई, पहली चीज़ तो ये बोली गई कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, करता तो वही है भाई। अब कैसे अपॉइंट करेगा कि जो प्रेसिडेंट है भाई वो पहले चीफ मिनिस्टर से उस स्टेट के, मतलब मान लो जैसे उत्तराखंड का केस ही है, उत्तराखंड के केस में जैसे हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पहले हमारे चीफ मिनिस्टर स्टेट के जो कि मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनसे सजेशन लें कि भाई हम इनको गवर्नर बना रहे हैं, क्या ये सही है। अगर उन्होंने हाँ कहा तो ही इनको गवर्नर अपॉइंट होना चाहिए, समझ गए। तो ओवरऑल इसने क्या कहा कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करें, बट अपॉइंट करने से पहले एक बार वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पूछ लें। और कुछ चीज़ें और भी बोली, जैसे कि जो गवर्नर है उसको सर्व करना चाहिए एज अ ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रेदर देन अ एक्टिंग एजेंट फॉर द सेंटर। देखो भैया ये क्या बोल रहा है कि जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, लिंक करवाता है। कि मान लो जैसे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर मिला, स्टेट गवर्नमेंट मान लो सही से काम नहीं कर रही है, तो जो गवर्नर होगा वो सेंटर गवर्नमेंट से कहेगा कि भाई ये वर्किंग अच्छे से नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो बट कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नर जोड़कर काम नहीं करता, मिलकर काम नहीं करता, और कई बार वो ऐसे ही रिएक्ट करता है कि जैसे वो सेंटर गवर्नमेंट का एक एजेंट हो, समझ गए आप। तो ओवरऑल यही बोला गया है इस कमीशन ने कि जो गवर्नर है उसको न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, ना ही ज़्यादा सेंटर का पक्ष ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जैसे कि उसका वर्क है कि दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह मेंटेन करे, तो उसको इसी वर्क में रहना चाहिए। तो ओवरऑल सरकारिया कमीशन ने यही सारी चीज़ें बोली। फिर आइए बात करते हैं अगले कमीशन के बारे में कि उसने क्या रिकमेंडेशन दी।
अगले कमीशन का नाम है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको NCRWC नाम से भी जाना जाता है। 2002 का था ये। अब इसके रिकमेंडेशंस पढ़ते हैं। इस कमीशन ने पहली चीज़ बोली कि जो गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए एक कमेटी के द्वारा। वो जो कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होने। अब देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो कि रिलेट है गवर्नर से। तो सबसे पहले आर्टिकल 153 आता है। आर्टिकल 153 क्लियर कहता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। बोलता है कि एक पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर, एक या दो से ज़्यादा स्टेट का। ये किसने रिकमेंड करा? ये रिकमेंड करा था सकारिया कमीशन ने। बोला गया कि जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और वो जो गवर्नर है ये एक नॉमिनी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और दूसरी चीज़ बोली गई जो गवर्नर है वो ड्यूअल रोल के साथ में आता है। एक तो वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हेड होता है, और दूसरी ओर बात करी जाए तो वो स्टेट को लिंक करवाता है यूनियन गवर्नमेंट से। और इसके बाद आर्टिकल 157 और 158 आता है। उसमें बताया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया है गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए। और फिर 161 आता है। आर्टिकल 161 में बोला गया है कि गवर्नर के पास कुछ पावर्स होती हैं कि वो पार्डन्स दे सकता है। फिर आर्टिकल 163 है, वो बोलता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए। ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? ये हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट को एडवाइस करेंगे और उस बेसिस पे ये फंक्शन करता हुआ नज़र आएगा। और आर्टिकल फिर 164 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को। अदर मिनिस्टर्स वो जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जिनको जो कि चीफ मिनिस्टर द्वारा गवर्नर को बताया गया होगा। मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए अपने, उनकी एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स मिनिस्टर्स की बॉडी होती है, उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और वो गवर्नर को बताएंगे कि ये व्यक्ति को मैंने अपॉइंट करा है, और उनको एट लास्ट गवर्नर अपॉइंट कर देगा। आर्टिकल 200, मान लो कि जैसे कोई भी स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस स्टेट ने कोई भी बिल पास करा तो वो बिल फाइनली गवर्नर के पास जाता है, और गवर्नर उस बिल को भाई कंसिडरेशन के लिए भी रख सकता है कि वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाए और वहाँ से पास होके आए। और कई बार खुद जो गवर्नर होता है भाई उसको रोक लेता है। मान लो जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास करा तो उसमें फाइनल सिग्नेचर गवर्नर के होंगे कि वो एक्ट में आ जाए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर सेंटर की बात करी जाए तो सेंट्रल में भाई फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होते हैं। बट स्टेट में एक चीज़ और होती है कि रिकन्सिडरेशन के लिए जो गवर्नर होता है वो बिल को भेज देता है प्रेसिडेंट के पास में। तो यही था ओवरऑल आर्टिकल 200 में। और एट लास्ट आर्टिकल 213 है, जिनके अंदर जो गवर्नर है अलग अलग ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है। तो यही था ओवरऑल गवर्नर के बारे में। अगर भाई आप ये 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, जितनी भी होगी मुझे नहीं पता, ये पढ़ के, ये वीडियो देख के आप अपनी पॉलिटी की बुक M लक्ष्मीकांत से अगर गवर्नर का टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ भाई आपको क्लियरली समझ आएगा एकदम। और अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए, आप ये वीडियो देख लो, अच्छे से इसे रिवाइज़ कर लो, तो आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।